हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और पूरा टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करें और देखिए आप लोग के सेक्शन किस सेक्शन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा सही हो रहे हैं, किस सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे जो है एक आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी जो है किस दिशा में, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और आपका जो अब तक की तैयारी है उसके हिसाब से जो है आप लोग का परफॉर्मेंस क्या है उसको जांचने में भी मदद मिलेगी। तो आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद आंसर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बाकी इसके बाद जो भी आपके टेस्ट सीरीज आते हैं जिस भी पब्लिकेशंस के, वो सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराए जाएंगे। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपना फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। इस संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को मुल्तान, कश्मीर और जम्मू का जो अधिकार क्षेत्र है इसको मिला लेने में यह समर्थ नहीं बल्कि असमर्थ हो गए थे, क्योंकि इस संधि के बाद जो है जो सिंधु, जो आपकी सतलज नदी जो है इसकी सीमा निर्धारित की गई थी। सतलज नदी के जो पश्चिम में भाग थे वही केवल राजा रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में थे। सतलज नदी के पूर्व वाले भाग पर अधिकार जो है अंग्रेजों का हो गया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है। और अमृतसर की जो संधि 1809 में हुई थी ये भी याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, SG वाजे या फिर श्रीनिवास शास्त्री? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई थी, जो सर्वेंट सोसाइटी के एक सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, जिसका उद्देश्य था समाज में राष्ट्रीय सेवा को प्रोत्साहित करना। समाज में राष्ट्रीय सेवा को प्रोत्साहित करना मतलब लोगों के बीच में जो है इसका बढ़ावा देना। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज, एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका या फिर द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इसमें जो है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था और इसका जो प्रकाशन किया गया था, इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया था? त्रिपुरी सत्र, लाहौर, लखनऊ या फिर कराची? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की बात करें तो 1931 में यह किया गया था। 1931 में इसका आयोजन हुआ था कराची अधिवेशन का, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पर क्या किया गया था? सहमति व्यक्त की गई थी, या कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्थिक नीति और मौलिक अधिकार दोनों संकल्प इसी अधिवेशन में पारित किए गए थे और इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा और 1931 में इसका आयोजन हुआ था। अलबरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर तुर्की? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा में। अलबरूनी का जो किताब उल हिंद है इसकी रचना फारसी भाषा में की गई थी, जिसमें भारतीय संस्कृति, विज्ञान, दार्शनिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार से विस्तृत जो है विवेचन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? शाह हमल, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहिब या फिर तात्या टोपे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला को।
मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। और यह जो है इनकी अगर हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला यह फैजाबाद में 1857 में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे। इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम भी लगाया था। ठीक है, 50,000 रुपये इनके ऊपर, मतलब जिंदा या मुर्दा, इनके बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये इनाम रखा था। ठीक, और यह फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे और इन्हीं को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस मानव के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह प्रथम सीधा चलने वाला मानव था, जिसे जावा मानव या पीकिंग मानव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बृहद भौगोलिक वितरण था। इसने अग्नि का आविष्कार किया था। यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। कौन सा विकल्प होमो इरेक्टस के बारे में गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। यह आपका गलत है। अगर इसकी बात करें तो होमो हैबिलस प्रथम कारीगर मानव जो है वो होमो हैबिलस को माना जाता है और इसकी द्वारा सर्वप्रथम औजार का निर्माण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक शब्द सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम में किया था। उत्तर प्रदेश में नवपाषाणकालीन प्रथम प्रस्तरोपणकरण टोन्स नदी घाटी में लेमसूरियों ने प्राप्त किया था। इस काल के औजारों को अधिक पैन करने हेतु उन पर पालिश की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, यह गलत है। वर्तमान समय की मान्यता के आधार पर जो है, वर्तमान मान्यता के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो संत कबीरनगर में स्थित है। और यह जो है यहाँ से 9000 से 8000 ईस्वी के जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह जो लहुरा देव है यहाँ से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ जो है यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के 9 शासकों को पराजित किया था। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण दिया था। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपाधि धर्म प्रचार बंधु के रूप में दी गई है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति प्राप्त की। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। समुद्रगुप्त के काल में अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त के शासन काल में समुद्रगुप्त ने एक महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। वसुमित्र की अगर हम बात करें तो यह कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने वसुमित्र को नहीं बल्कि वसुबंधु को संरक्षण दिया था। वसुबंधु को संरक्षण दिया था। वसुमित्र जो है यह कनिष्क के समकालीन थे, यह जो है कनिष्क के समकालीन थे। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दीवाने अर्ज, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज और नायब मुमालिकात, इन जो सल्तनत काल में जो यह विभाग हैं इनका स्थापना किसके द्वारा किया गया है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करेंगे दीवाने अर्ज की। दीवाने अर्ज जो है यह एक सैन्य विभाग था जिसका स्थापना बलबन द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था और इसका स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और यह है कि कृषि विभाग था। दीवाने अमीर कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और यह है कि कृषि विभाग था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो भूमि बकाया राशि को प्राप्त करने उसकी जांच करने से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। नायब मुमालकात का स्थापना जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। डलहौजी का उपर्युक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं था, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है। यह एक विशेष अनुकंपा तथा स्वीकृति है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। डलहौजी की बात करें, डलहौजी ने राज्यों को 3 भागों में बांटा था।
डलहौजी ने राज्यों को 3 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें, पहले भाग में वो राज्य शामिल थे जो कभी भी किसी शासन, चाहे मुगल हो, मराठा हो या फिर अंग्रेज हो, इनके अधीन नहीं थे और इन्हें कर नहीं देते थे। इनके ऊपर जो है यह जो बाउंडेशन थी कि यह दत्तक पुत्र को नहीं, अपना पुत्र नहीं बना सकते थे, इसके ऊपर यह बाउंडेशन नहीं था। ठीक। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वो राज्य आते थे जो कभी मुगल या फिर मराठों के अधीन थे, उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए। इन्हें जो है किसी लड़के को दत्तक पुत्र में अपना पुत्र बनाने के संदर्भ में जो ब्रिटिश सैन्य या ब्रिटिश सरकार थी उसे से परामर्श लेने की क्या थी, ज़रूरत थी। मतलब उनके उसके परामर्श के आधार पर ही ये दत्तक पुत्र को अपना पुत्र वारिस घोषित कर सकते थे। तीसरे राज्य के अंतर्गत वे राज्य आते थे जिनका निर्माण डलहौजी मतलब ब्रिटिश शासन ने किया हो, जिनका निर्माण ब्रिटिश शासन ने किया हो, और ऐसे राज्यों को दत्तक पुत्र लेने की मनाही थी। ठीक। तो दूसरे नंबर पे जो राज्य थे वह दत्तक पुत्र के रूप में अपना वारिस घोषित कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की अनुमति के बाद तीसरे के ऊपर पूर्णतः मनाही थी और पहले के ऊपर कोई भी मनाही नहीं थी। वह जो है दत्तक पुत्र को अपना वारिस घोषित कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। महासागरीय लवणता के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। समलवण रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है क्योंकि लंबवत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम विहित नहीं है। उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उच्चतम लवणता विषुवत रेखा पर पाई जाती है, आपका गलत है। उच्चतम लवणता की अगर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश में उच्चतम लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अधिकतम लवणता है वह 10 से 30 दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। ठीक है, न कि विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास वर्ष भर संवहनी हवाओं के माध्यम से वर्ष भर वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पे लवणता बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर जो लवणता है आयन वर्तों अर्थात कर्क और मकर रेखा के पास में पाई जाती है। ठीक है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान याम्योत्तर जीएमटी के अनुरूप है। प्रधान याम्योत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, एक सेकेंड, सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। प्रधान याम्योत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है, लेकिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान याम्योत्तर रेखा के अनुरूप है, यह गलत है। मैड्रिड जो है आपके कह सकते हैं कि जो जीएमटी या फिर से जो अंतर्राष्ट्रीय टाइम रेखा है, टाइमलाइन है, इसके जो है किधर स्थित है? पूर्व में स्थित है। और मैड्रिड का जो समय है इससे 2 घंटा आगे है। मैड्रिड का समय इससे 2 घंटा आगे है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चेंगतांग अर्थात तिब्बत पठार से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर का हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां लोहित, बराक और धनश्री हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से नहीं बल्कि बाएं तट से मिलने वाली यह सभी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलने वाली नदियां लोहित, बराक और धनश्री हैं। ठीक है, यह सभी जो है ब्रह्मपुत्र से बाएं तट से मिलती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग है जो जेट स्ट्रीम के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारतीय महाद्वीप में इनका प्रवेश पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन का सूचक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी होती है यह जो है इसके आगमन का सूचक होता है, यह गलत है। शीत ऋतु में जो रात्रि का तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और यह जो है इसके आगमन का सूचक होता है। ठीक, तो चौथा जो है आपका गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है शीतकाल में जब इसके तापमान में वृद्धि होती है जो पश्चिमी विक्षोभ के आगमन का सूचक होता है। उत्तरी भारतीय पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात होता है जो सेब की फसल के लाभदायक होता है।
जो उत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे हिमपात होता है और यह सेब के लिए उत्तरदायी होता है। और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, या कह सकते हैं कि रबी फसल के लिए लाभदायक है। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर हिमपात होता है जो सेब की फसल के लिए लाभदायक है। और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। ठीक, चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंक नहीं है? करेंसी नोटों का निर्गमन करना, साख का नियंत्रण, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण करना या फिर विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण करना। यह भारतीय रिजर्व बैंक का सामान्य केंद्रीय बैंकिंग नियम नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह रुपये के विषय में कौन सा कथन गलत है? रुपये चिन्ह की रचना आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधि धारक डी उदय कुमार ने की है। बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में इसे अपनाया था। 15 जुलाई 2010 को रुपये के चिन्ह का अनावरण किया गया, वह 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है। भारत जो है अपनी मुद्रा की एक अलग पहचान रखने वाला भारत पांचवा देश है। जैसे अमेरिका का डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय संघ का यूरो हो गया, उसी प्रकार भारत का रुपया, ठीक है। तो भारत पांचवा देश है, न कि छठा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसका मुख्यालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। भारत इसका सदस्य नहीं है। यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है, गलत है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई नहीं है, और इस बारे में हम लोग कल ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, यह बात आपका सही है। भारत की अगर हम बात करें, भारत इसका स्टेट मेंबर है, और इसके द्वारा इसकी जो अध्यक्षता ग्रहण की गई, सदस्यता ग्रहण की गई थी स्टेट मेंबर की, वह 1969 में की गई थी, ठीक है। भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटारा वित्त आयोग करता है। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा करना वित्त आयोग का कार्य आपका गलत है। केंद्र और राज्य के बीच में अगर वित्तीय विवाद से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका जो निपटान करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, न कि वित्त आयोग। तो बी जो है आपका गलत हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिभूत हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, या फिर सतपाल डंग बनाम भारत संघ पंजाब राज्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन्हें वायु प्रदूषण से मुक्त एक माहौल उपलब्ध कराना उनका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है? नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नामों का सीमाओं में परिवर्तन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला गलत है। नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नामों या सीमाओं में जो परिवर्तन होता है वो साधारण बहुमत से होता है, ठीक है, साधारण बहुमत से। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय का अधिकार, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनसे रिलेटेड अगर मामला है तो इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा, ठीक। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। अशोक के रुमिंदेई स्तंभ लेख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया। बुद्ध शाक्य की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग जो बलि कर था इसको समाप्त कर दिया गया। लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटा करके 1/10 कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व को 1/6 से घटा करके 1/10 नहीं बल्कि 1/8 किया गया था, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है।
मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यह ईंटों से निर्मित है जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनाई गई है। जलबद्ध करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। जलकुंड में प्रवेश के लिए इसके चारों ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इसमें 8 स्नानाघर जो है स्नान घर बनाए गए हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जलकुंड में प्रवेश करने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है। इसमें केवल 2 सीढ़ियाँ मिलती हैं, एक उत्तर की तरफ और एक जो है दक्षिण की तरफ। केवल 2 सीढ़ियों का निर्माण किया गया। ठीक है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। सैयद बंधुओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। रत्नचंद्र नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ शासन के बहुत से अधिकार दिए थे। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य साजिशकर्ता सादत अली खां था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। सैयद बंधुओं के पतन का साजिशकर्ता जो मुख्य साजिशकर्ता था वह चिनकिलीज खां, निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां था। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें, सैयद बंधुओं के पतन में मुख्यतः भूमिका 2 लोगों ने निभाई थी। एक ईरानी और दूसरे तुरानी गुट के जो नेता रहते थे, जो ईरानी और तुरानी गुट के नेता रहते थे, उन्होंने इनके पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इनका जो अंततः पतन हुआ था वह निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां ने इसने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वह मारा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने इसमें जो है सादत खां ने 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के वह दिल्ली गया और मुगल सम्राट शाह आलम जो द्वितीय है इसको वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन यह बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया और इस आक्रमण से उसे 20 करोड़ प्राप्त होने की आशा दिलाई गई। कि मतलब ऐसा कहा गया कि अगर नादिर शाह आक्रमण करता है और आक्रमण करके जो यहाँ के शासक हैं उन्हें अपदस्थ करके फिर वापस चला जाता है तो उसे 20 करोड़ जो है रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यह दावा उल्टा हो गया तब जब जो आपका यह सादत खां है यह पैसा देने में असमर्थ था और नादिर शाह के धमकी देने के बाद जो है यह जहर खा करके मर जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ किया गया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय लिया। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी जो है 1645 में हुगली में खोली थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कोठी जो स्थापित की गई थी वह हुगली में की गई थी, लेकिन 1645 में नहीं की गई थी। इसका जो स्थापना किया गया था 1651 में किया गया था। ठीक है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। महान यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला अरबी भाषा में लिखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और कुछ समय बाद उससे मतभेद होने पर उसने उसे जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। इब्न बतूता ने मालदीव की यात्रा की जहां वह 18 महीने काजी के पद पर तैनात रहा। उसे चीन की यात्रा कभी नहीं की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा, चीन में भी इसे जो है अपना दूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे अपना दूत बना करके चीन में भी भेजा गया था। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्याय के सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप दे करके कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, बात करें अगर कॉर्नवालिस की, इसने जो है शक्तियों के पृथक्करण किया। उसने कलेक्टर की जो न्यायिक और फौजदारी शक्ति है वह उनसे छीन करके एक नवगठित पद गठन किया, एक नए जो है पद का गठन किया न्यायाधीश का, और उसे जो है यह शक्तियाँ दे दी। और कलेक्टर के पास केवल राजस्व वसूली के अधिकार ही रह गए थे। ठीक है, बाकी जो आपके न्यायिक और फौजदारी अधिकार हैं वह न्यायाधीशों के पास हस्तांतरित हो गए थे। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ग्यासुद्दीन बलबन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात क्रय किया था, अर्थात खरीदा था। बलबन ने मंगोलों से मुकाबला के लिए दीवाने अर्ज नामक नवीन विभाग का गठन किया था।
बलबन के समय प्रथम गुलाम विद्रोह बंगाल में तुगरिल खां ने किया था। बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बलबन ने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी या गलत है? बलबन की अगर हम बात करें, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं तलवार की नीति की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं तलवार की नीति मंगोलों से निपटने के लिए अपनाई थी। तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह एवं दूसरा रक्त एवं तलवार, यह दोनों नीति अलग अलग हैं और दोनों अलग शासकों द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, जहां बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई थी। डी जो है आपका गलत हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित कीजिए। कुछ सुल्तान दिए हैं और विद्रोह करता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसके समय में हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ठीक, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय। इल्तुतमिश के समय में पीरथू का विद्रोह हुआ था। इसके समय में पीरथू का विद्रोह। फिरोज खिलजी के समय में सीदी मौला का विद्रोह हुआ था। इसके समय में सीदी मौला का। और बलबन के समय में वातियों का विद्रोह हुआ था, मेवातियों का। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नूरजहां गुट जुनता दल में कौन से लोग शामिल थे? मिर्ज गयास बेग, असमत बेग, आसफ खां या फिर शाहजादा खुर्रम? गुट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही है। देखिए, नूरजहां गुट की अगर हम बात करें तो एतमादुद्दौला जो उसका पिता था, एतमादुद्दौला उर्फ जो मिर्जा गयास बेग था, यह जो है नूरजहां का पिता था। असमत बेगम नूरजहां की माँ, आसफ खान नूरजहां का भाई और शाहजादा खुर्रम, यह सभी जो है नूरजहां गुट में शामिल थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंडारियों के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? इसका प्रथम उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में यह अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे, जो केवल लूट में अपना भाग लेते थे। यह हिंदू धर्मावलंबी थे, जहां मेलकन ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की उपाधि दी थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह हिंदू धर्मावलंबी थे या गलत है? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से रिलेटेड इसमें जो है सेना या सैनिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों धर्म से रिलेटेड इसमें सैनिक शामिल थे। तो सी आपका इसका सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भारत कुल, जो भरत कुल है, जिसके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, यह किन दो नदियों के बीच निवास करता था? सरस्वती, यमुना, गंगा, काबुल, झेलम, सिंधु या फिर सतलज और रावी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती और यमुना के बीच में इनका क्षेत्र था, जहाँ यह निवास करते थे भरत कबीला, जिनके नाम पर भारत का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कुल सबसे छोटी इकाई थी, जिसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, जो कई कुलों के समूह से मिलकर बना होता है। 20 जन से बड़ा होता था। जनों के संदर्भ में हमें पंच जन, यवद जना और भरत जना का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्यों थे, जिनका शासक राजन कहलाता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 जन से बड़ा होता था, जनों के संदर्भ में हमें जो उल्लेख मिलता है यह गलत है। ठीक है, 20 जो है जन से बड़ा होता था, यह आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई जो थी वह कुल थी। ठीक, सबसे छोटी इकाई कुल थी। और कुल के बाद जो है, कुल के बाद आता था आपका ग्राम, ग्राम के बाद आता था जन, और जन के बाद आता था राष्ट्र। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सोने अर्थात हिरण्य के आभूषण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अयस्क का प्रयोग सामान्य रूप से धातुओं के लिए किया गया है, जिनसे पात्र बनाए जाते थे। अथर्ववेद में हमें लोहित अयस्क और श्याम अयस्क का उल्लेख मिलता है, जिनकी पहचान क्रमशः तांबे और लोहे के रूप में की गई है। ऋग्वेद में गोफन और गुलेल जैसे पत्थर के औजारों का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है ऋग्वेद के बारे में सही है। ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, या गलत है?
बात करें अगर ऋग्वैदिक काल की इस समय की, तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद यह जो है सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद थे। ठीक, कौन कौन? छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी, अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता पर निरंकुशता आ गया था। सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखते थे। संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी माना जाता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत है। राजा की सत्ता निरंकुश नहीं थी, बल्कि उस पर कड़ा प्रतिक्रिया या कह सकते हैं कि उस पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे राजा इसी शर्त पर पद ग्रहण करता था कि वह प्रजा की भलाई और उसकी प्रगति के लिए कार्य करेगा, और सभा और समिति नामक जो संगठन होते थे वह जो है इसकी शक्ति और इसके जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण रखते थे। तो बी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था और उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। प्रारंभ में आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे वामपंथी नेता थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भी संभाल लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? बंग भंग विरोधी आंदोलन या कह सकते हैं बंगाल विभाजन के संदर्भ में जो आंदोलन चलाया गया था उसके संदर्भ में दोनों विकल्प आपके सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रांति प्रसूता मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मैडम कामा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में की थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में फ्रांस के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा ने मुंबई में अंतिम सांस ली। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जब फ्रांस के स्टुटगार्ट में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, न कि फ्रांस के स्टुटगार्ट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट जो है या जर्मनी में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है। शील्ड ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है। सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी की सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह सही है। ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा जो है यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, यह आपका सही है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भूकंपी तरंगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? धरातली तरंगें जिन्हें लंबी तरंग कहा जाता है, यह पृथ्वी के धरातल पर कम जान माल का नुकसान करती हैं। द्वितीयक तरंगें प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंग होती हैं जो तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती हैं। द्वितीयक तरंगें पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती हैं। प्राथमिक तरंग ध्वनि तरंग की भांति अनुदैर्घ्य होती हैं जो सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धरातली तरंग। धरातली तरंग लंबी तरंगें होती हैं और यह धरातल पर कम जानमाल का नुकसान करती हैं, गलत है। धरातली तरंग की अगर हम बात करें तो यह जो है दीर्घ तरंग होती हैं, दीर्घ तरंगदैर्घ्य होती हैं और पृथ्वी पर अधिकतर जो जानमाल का नुकसान होता है इन्हीं तरंगों के माध्यम से होता है, जिन्हें एल तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति कौन कौन से हैं? एरेट, एस्कर, स्नाउट या फिर रिपिल। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एरेट, एस्कर और स्नाउट ये सभी जो आकृतियां हैं इनका निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। ठीक है, जबकि रिपिल जो है, रिपिल का जो निर्माण जो होता है वह पवन द्वारा होता है। रिपिल का निर्माण होता है पवन द्वारा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। धरातली तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? सर्दी के मौसम की लंबी रातें, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन या फिर बर्फ विहीन धरातल। इसका कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बर्फ विहीन धरातल। यह जो है तापमान विलोपन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक दशा नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात की संभार रेखाएं लगभग अंडाकार होती हैं। इनका विस्तार 16 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है।
इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इनकी उत्पत्ति महासागरों की उन क्षेत्रों में होती है जहाँ उष्ण और शीत कटिबंधीय जो वायु राशियाँ हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ ठंडी और गर्म जो वायु राशियाँ हैं वो एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम होती है, गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व होती है, न कि पूर्व से पश्चिम। तो सी जो है यह गलत हो जाएगा। टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? धरातल के निकट अत्यधिक उष्णार्द्र वायु राशि, वायुमंडल में अस्थिर तापमान संरचना, शांत वायुमंडल, वायु में चक्कर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए कौन सी एक परिस्थिति जो है आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। यह कठोर होता है, फलतः इससे कोक में नहीं बदला जा सकता, अतः धातु प्रगलन के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। बात करें अगर एंथ्रासाइट कोयला के बारे में, तो उच्च ताप के साथ जलने की क्षमता होती है। इसमें अशुद्धियाँ ना के बराबर होती हैं और यह कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, और यही वजह है कि इसे जो है विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह जो है अत्यधिक दबाव के कारण बनता है। कोकिंग कोयले के लिए यह जो है उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, कोकिंग कोयले के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। धातु प्रगलन में बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरी के द्रव्यमान की सीमा निश्चित की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने अपना ब्लैक होल संबंधी मौलिक शोधपत्र प्रस्तुत किया। फलतः भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में उन्हें W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में दोनों विकल्प आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम की जीवन रेखा कहलाने वाली तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की बाढ़ में यह दिशा बदल करके ब्रह्मपुत्र की सहायक बन गई। यह एक हिमालयी नदी है और हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गूढ़ नदी अपहरण है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी या फिर से नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं? नर्मदा, सोन, ताप्ती या फिर दामोदर? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये सभी नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 3, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित कीजिए। कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और नदी दिया गया है। कौन सी परियोजना किस नदी पर निर्मित है उससे आपको सुनित करना है। बात करें अगर बालीमेला परियोजना की, बालीमेला परियोजना का निर्माण किया गया है सिलेरू नदी पर। श्रीशैलम परियोजना का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। ओकारेश्वर परियोजना का जो निर्माण है वह नर्मदा नदी पर किया गया है, और मेट्टुरू परियोजना का निर्माण किया गया है कावेरी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरियम को मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न में किया जाता है। थोरियम को वायुयान में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत का काकरापारा रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। और थोरियम का जो मुख्य स्रोत है तटीय बालू, अर्थात जो केरल के मोनाजाइट तटीय क्षेत्र में पाया जाता है बालू, वहाँ पे जो है मुख्य रूप से थोरियम का उत्पादन होता है। और थोरियम उत्पादन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ थोरियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका में। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा राज्यों और रियासतों को एक इकाई मानते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। इसने केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ कर संघीय विषयों को स्थानांतरित कर आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 11 राज्यों में से 5 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी जो है गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत टोटल 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसके तहत 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। कौन कौन से थे जिसमें द्विसदनी विधायिका थी? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। या 5 नहीं बल्कि 6 थे जहाँ पे
द्विसरणी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। और ये क्वेश्चंस जो है हम लोग इसके पहले जो टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे उसमें किसी टेस्ट सीरीज में यह क्वेश्चन जो है आया था। देखिए टेस्ट सीरीज पर डे कंटिन्यू जो है एक एक टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो फैक्ट वाले जो हम याद नहीं कर सकते हैं या फिर से याद नहीं होते हैं, वो क्वेश्चंस हमेशा जो है टेस्ट सीरीज में क्या होते हैं कि रिपीट होते रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस बार बार जो है देखने से और सॉल्व करने से वो जो है हमारे माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हम मतलब याद नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं लेकिन हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं, वो भी जो है बार बार उसे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी जो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिर जाते हैं। जो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो आप लोग उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पर डे एक टेस्ट सीरीज सॉल्व जरूर कर लिया करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप लोग एग्जाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को 12 से 13 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौते वाली के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यों के लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह गलत है। राज्यों के लिए समिति और संघ संविधान समिति इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में कौन सा एक तत्व शामिल है? वास्तविक नाममात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है संसदीय प्रणाली की विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं आता और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें प्रस्तावना, इसमें संशोधन संभव है और उसकी जो मूल विशेषता है वो मतलब इसमें यह प्रावधान ये किया गया था कि प्रस्तावना में संसद द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसकी जो मूल ढांचे है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? 14, 15, 16 और 21। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16। यह दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और इसके साथ साथ कुछ और भी मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं। जैसे 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30। यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला था। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं। पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 जून 2024 को भारत के 20वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया था, न कि 21वें। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यही गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लखनऊ के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP
ने बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है, न कि लखनऊ के। ठीक है, या कहाँ पे है, बाराबंकी में है, न कि लखनऊ में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्यूडेगा नामक डेंगू के टीके को हाल ही में प्री क्वालिफिकेशन दिया है। WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम डेंगू का टीका है। टकोडा द्वारा विकसित इस वैक्सीन को TAK-003 के रूप में जाना जाता है। यह टीका सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है विश्व का पहला टीका नहीं बल्कि विश्व का दूसरा टीका है। इसके पहले भी एक टीके का विकास किया जा चुका है जो सोनी फी पास्चर का डेगवैक्सिया प्री क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जिसे जो है यह पहला उपलब्धि दी गई थी। ठीक है, और यह जो है दूसरा वैक्सीन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन ने NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। डिवाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे जो अंततः 60 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समताप मंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से ओजोन के स्तर को विनियमित करता है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। प्रत्येक मौसम में ओजोन परत की मोटाई जो है घटती बढ़ती रहती है। जैसे वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और वसंत ऋतु में सबसे कम। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वह गलत है। बसंत ऋतु में ओजोन की जो मोटाई है वो सबसे अधिक होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ठीक है, तो डी उसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्तचंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषांचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। रक्तचंदन की लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे स्त्राव के कारण जो है लाल हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है। लाल चंदन के बारे में दोनों कथन सही है। की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? शेर, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, अंजीर वृक्ष या फिर बंदर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, शेर, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम और अंजीर का वृक्ष है, तीनों जो है की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में इनकी संख्या कम होती है लेकिन इनका जो प्रभाव है वो पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। ठीक है, और इनके जो विलुप्ति का कारण है वह पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है और इसके बाद जो है पारिस्थितिक तंत्र से बहुत से जीव जंतु जो है उनका विलोपन संभव हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है इन्हें कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है जिनकी संख्या कम होती है लेकिन इनका प्रभाव जो पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अंतर्गत शेर, अंजीर वृक्ष, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये सभी जो है कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रामसर अभिसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में किया गया था। रामसर सचिवालय का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1997 से हुई थी और भारत इस अभिसमय में 1985 में शामिल हुआ था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की अगर हम बात करें, भारत इस अभिसमय में 1982 में शामिल हुआ था, न कि 1985 में। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। इसमें पैलेडियम की डिस्क CO को CO2 में बदला जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। BOD का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज़्यादा है और वह संक्रमित हो गया है। उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है। कानपुर व प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में BOD की मात्रा उच्च है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ नहीं जाती बल्कि क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को घटा दिया जाता है और देश के भीतर कार्यरत विदेशी नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है। कौन सा विकल्प सही है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। सकल राष्ट्रीय अगर जीएनपी की गणना की जा रही है तो जो विदेशों में कार्यरत भारत के नागरिक हैं उनकी आय को इसमें प्लस कर दिया जाएगा, अर्थात जोड़ दिया जाएगा, और देश में भारत में कार्य जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, उनकी आय जो है इनको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी सेल का शुभारंभ किया। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ विकसित किया है। कैंसर उपचार के लिए स्थापित यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है। CAR-T सेल थेरेपी का तात्पर्य है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसे जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बेंगलुरु और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा नहीं बल्कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में कौन सा इसका गुण नहीं है? यह अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत है। यह ऊष्मा का कुचालक नहीं बल्कि ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टर्नल सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक आनुवांशिक रोग है जिससे ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है और इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और फलतः वे बांझ होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्वतंत्र बैठक हुई। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसके सही हैं। इसमें जो है लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली को भी इसकी भी मांग की गई थी। ठीक है, तो सी आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान नहीं था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है दूसरा गलत है। इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान था, लेकिन इसमें प्रावधान ये कहा गया था कि युद्ध जो उस समय चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें यह था कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जबकि कांग्रेस पार्टी उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह तत्काल जो है एक संविधान सभा का गठन चाहती थी, जिसके बाद जो है उसे तुरंत जो है स्वशासन दिया जाए। ठीक है, और इसी वजह है कि इसका विरोध किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला सही है दूसरा गलत। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित तहकीकात कमेटी में कौन कौन शामिल था? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास जी तैयब जी, जगत नारायण। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 3, जिसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस द्वारा जो एक कमेटी बनाया गया था उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। और इसके जो सदस्य थे मोतीलाल, अब्बास जी तैयब जी और महात्मा गांधी थे। जगत नारायण जो है अंग्रेजों द्वारा गठित जो हंटर कमेटी है उसके सदस्य थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1854 ईस्वी में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कौन से संबंध जो है सही नहीं है? पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, सभी 7 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, तकनीकी एवं व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की गई है, शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका गलत है, ऑप्शन बी गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर के अपने पद को अस्थायी बना लिया था। इसने एक संधि के द्वारा मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बे डर्बन ने की थी। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया था। इस अधिवेशन ने नारा दिया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला गलत है। इसकी अध्यक्षता जो है विलियम बे डर्बन नहीं बल्कि जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। जॉर्ज यूल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलीपुर षड्यंत्र केस, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना, हावड़ा षड्यंत्र केस, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। बात करें अगर इसकी, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, उसके बाद आ जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना और फिर हावड़ा षड्यंत्र केस। इसकी अगर हम बात करें, किंग्सफोर्ड जो बिहार मुजफ्फर का न्यायाधीश था, 30 अप्रैल 1908 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा इसके बग्घी पर बम फेंक कर इसे मारने का प्रयास किया गया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था वह 18 मई 1908 को हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था वह 18 मई 1908 को हुआ था। ठीक, 18 मई 1908 को हुआ था। उसके बाद अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना। अनुशीलन समिति को 11 दिसंबर 1908 को, जो अनुशीलन समिति है इसे 11 दिसंबर 1908 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद है आपका हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें, हावड़ा षड्यंत्र केस जो हुआ था यह 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, तो ये सभी डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। गांधार कला शैली के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई हैं। गांधार कला शैली की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। इस काल शैली में भौतिकता के स्थान पर तार्किकता पर अधिक बल दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इस शैली में, जो गांधार शैली में जो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है, उसमें भौतिकता पर अधिक बल दिया गया, जबकि तार्किकता पर जो अधिक बल दिया गया मथुरा शैली, आदर्शवादी तार्किक बुद्ध जो है वह मथुरा शैली के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? जूनागढ़, उदयगिरी, मंदसौर या फिर गंगाधर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगाधर। और यह अभिलेख जो है किसका है? कुमारगुप्त का। यह अभिलेख कुमारगुप्त का है। यह अभिलेख कुमारगुप्त का है, गंगाधर अभिलेख, जिसमें विष्णु को सर्वप्रथम मधुसूदन कहा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन संस्कृति, हड़प्पाकालीन पुरास्थल आलमगीरपुर के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी खोज जो है 1958 में सेवक समाज द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया था, न कि जेपी जोशी द्वारा। तो बी जो है सही हो जाएगा। सल्तनत काल की भू राजस्व मसाहत व्यवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने लागू किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, न कि बलबन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उसे जीत लिया। बाबर को उत्तर पश्चिम में समरकंद आदि क्षेत्र में कोई स्थायी सफलता नहीं मिली थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, बाबर को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो समरकंद है वहाँ पर अस्थायी सफलता नहीं मिली थी, जिस कारण बाबर ने भारत की ओर रुख किया। ऑप्शन ए सही है। शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। शंकराचार्य के प्रथम गुरु गोविंद भागवत पाद थे, जिन्होंने इसे परमहंस की उपाधि दी। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है, अर्थात इनकी जो मृत्यु है वो चेन्नई में नहीं बल्कि बद्रीनाथ में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था बद्रीनाथ में। ठीक है, तो यह जो है आपका गलत है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। इनका जो दर्शन था वो अद्वैतवादी दर्शन था। अद्वैतवादी दर्शन का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा जो है 4 मठों का निर्माण किया गया था। उत्तर बद्रीनाथ में, दक्षिण श्रृंगेरी में, पूर्व पुरी में और पश्चिम द्वारिका में। ठीक है, और स्मृति संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18वीं लोकसभा के संपन्न चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचित क्षेत्र में नोटा के सबसे अधिक वोट पड़े थे। नोटा पर 18वीं लोकसभा के लिए कुल 77 महिलाओं को सांसद बनाया गया है।
मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवाड़ी ने 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो इसमें जो है 77 महिलाओं को सांसद के रूप में चुना गया, आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में से केवल 73 महिलाओं को चुना गया है, जबकि इसके पहले 17वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 78 थी, और इसमें कितनी है? 73 है, न कि 77। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के साहिब बेदहस्ती टर्मिनल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस अनुबंध से चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार 10 वर्ष के लिए भारत को प्राप्त हो गया है, और इस समझौते पर 13 मई 2024 को हस्ताक्षर किया गया था, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर हस्ताक्षर किया था, और यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक व उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुँच भारत की स्थापित करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एस जयशंकर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि जो जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत है वो। हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोब ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कौन है? इन्हें क्रम से आपको लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना है, अमेरिका दूसरे नंबर पे, और संयुक्त अरब अमीरात तीसरे नंबर पे, रूस चौथे नंबर पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? संविधान के अनुच्छेद 214 सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और अनुच्छेद 214 सब क्लॉज 3 के अनुसार अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समावेश होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि जो अध्यादेश जारी करने का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 214 नहीं बल्कि अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। दल बदल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय जो है अध्यक्ष करता है, और ऐसे मामले पर निर्णय अध्यक्ष 6 माह के अंदर लेता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता था, और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन कि हो तो होन मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायालय द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। इस पर जो है निर्णय अध्यक्ष जब चाहे तब ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 371(6) अर्थात 371, इसे जो है हम जी के रूप में जाए 371(6) या 371 जी, इसमें जो है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम को 371 एफ में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 371 एफ में सिक्किम को। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की तो 371 एच में 371 एच में अरुणाचल प्रदेश को, और कर्नाटक को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वह 371 जे में दिया गया। ठीक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना जो है 1885 में किया गया था, जबकि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना 1834 में हुई थी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1828 में, और अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1854 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्र आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध कहाँ से है? बर्रा डकैती की अगर हम बात करें तो यह बंगाल में बर्रा डकैती की गई थी। ठीक है, और बर्रा डकैती जो है कब हुआ था? 1908 में। 1908 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? फॉकलैंड द्वीप पर जो है यह जो है अगर हम बात करें फॉकलैंड द्वीप की, फॉकलैंड, एक सेकेंड, आपको बताना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है, रियूनियन पर फ्रांस, फेरो द्वीप पर डेनमार्क, सेंट हेलेना पर स्पेन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेंट हेलेना की अगर हम बात करें, सेंट हेलेना द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, बाकी अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं, डी जो है वो गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प गलत है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत संघ के मंत्री परिषद संयुक्त रूप से दोनों सदन नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि दोनों सदन। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी अड़चन या बाधा न आए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 257 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय जो है यह जो है आपके नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पे है? नोएडा में। नोएडा में इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना कब किया गया था? 1986 में। 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? काकीनाडा कर्नाटक, एन्नौर तमिलनाडु, अलिप्पी केरल, पारादीप उड़ीसा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। काकीनाडा की अगर हम बात करें यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में, न कि कर्नाटक में। विक्टोरिया झील का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? युगांडा, केन्या, तंजानिया या फिर मलावी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका विस्तार मलावी में नहीं है, बाकी यह युगांडा, केन्या, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, और यह जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान है नई दिल्ली में, फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर केंद्रीय संस्थान कटक में, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये इसकी बात करें तो यह आनंद गुजरात में है। कहाँ पे है? आनंद गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थान को यूर्त के नाम से जाना जाता है? एस्किमो, जुलू, पापुआंस या फिर खिरगिज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, खिरगिज। खिरगिज के निवास स्थान को यूर्त के नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से मध्य एशिया में निवास करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यालय की जो शर्तें हैं संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्थापना है वह किया गया था 1993 में, लेकिन जो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह 2018 में दिया गया है। 2018 में दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसके लिए एक अनुच्छेद का निर्माण भी किया गया था, अनुच्छेद 338 बी। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और सेवा की अवधि और कार्यालय जो है ये सभी जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, न कि संसद द्वारा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों से आरे की सही व्याख्या करता है। फेरा को समाप्त करके इसकी जगह पे फेमा लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या होता है? टेफ्लॉन का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है टेफ्लॉन को। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका जो उपयोग है बर्तन पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है नोरियो टानीगुची ने की थी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनके द्वारा पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है इसकी अगर हम बात करें तो वह 200 से 280 nm के बीच में होती है। ऑप्शन सी। निम्न में से फूल रहित पौधा कौन है? फर्न, कटहल, गूलर या फिर आर्किड। इसका सही आंसर ऑप्शन है फर्न। फर्न जो है यह संवहनी पौधा है और यह पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधे में फूल नहीं लगते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से चुनित करना है। सीमांत जोत के अंतर्गत अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर से कम भूमि आती है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि आती है। लघु जोत के अंतर्गत जो है 1 से 2 हेक्टेयर के अंतर्गत भूमि आती है। ठीक, अर्ध मध्यम के अंतर्गत 2 से 4 और मध्यम 2 से 4 से 10 और बड़े जोत जो होते हैं यह 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन बी 1 3 4 2। निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर के फूलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर फल का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी और एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओलेरीकल्चर के अंदर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, न कि फलों का। ठीक, सब्जियों का उत्पादन होता है। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पे है? विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पे है? मलेशिया, चीन, मंगोलिया या फिर इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दी गई है, जैसे बिहार की 10 की वृद्धि 25.4, मध्य प्रदेश की 20.3, उत्तर प्रदेश 20.7 और राजस्थान 21.3। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी यह 20.2 थी, 20.2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपज हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पे कौन आता है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 2 में है, तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में दूसरे मामले पे पश्चिम बंगाल आता है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है वह 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है या 1976 में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन फिलिप एम हॉसर ने क्या कहा था? इसे जो है इनके द्वारा कहा गया था पॉपुलेशन इम्प्लोजन। और पिछले वाले टेस्ट सीरीज में इससे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर या फिर अभ्रक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा चंदौली में, जिप्सम झांसी हमीरपुर में, चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख कहाँ पे है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गाजीपुर में है, ऑप्शन ए। और इसमें जो है हुडू के प्रथम आक्रमण का जो उल्लेख है इसी में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हुडू द्वारा जो आक्रमण किया गया था इनको जो है पराजित करके भारत से बाहर किया गया था। ठीक है, इसका उल्लेख भी इसी में मिलता है, भीतरी स्तंभलेख में। उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरेली पथरीली। ऑप्शन सी हो जाएगा, कंकरेली पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। शहरी वृद्धि सूचक है किसका? देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि या फिर कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं, ये सभी जो है शहरी वृद्धि के सूचक हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ शहर दिया गया है, नदी दिया है, आपको बताना है कौन शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बात करें अगर मथुरा की, मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है यह गोमती नदी के तट पे है। अयोध्या सरयू और चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका उत्तकों को प्रभावित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। कौन सा विकल्प सही है? गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में नहीं बल्कि ठोस में अर्थात लोहे में होता है। ठीक है, ठोस में होता है, और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बाकी अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। टैक्योन से तात्पर्य क्या है? टैक्योन यह जल के बहाव को मापने की इकाई है, उच्च तापमापी यंत्र है, भारी नाभिक वाले अणु का भाग है या फिर प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण है, ऑप्शन डी। दांतों का जो इनेमल है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होने लगता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक बड़ी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल हमें कैसा दिखाई देगा? वह फूल जो है हमें काले रंग का दिखाई देगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल या क्रोमियम लवण है, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक या फिर पौड़हरित का प्रकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो शुरू हैं। फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है यह कोलकाता में किया गया था।
फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसके तहत जो है 60 वर्ष के बाद 2000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है गुवाहाटी असम में किया गया था। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बना है और माल्टा जो है दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। माल्टा की अगर हम बात करें तो यह सिसली द्वीप इटली के पास स्थित है, न कि साउथ अफ्रीका का। ठीक, ऑप्शन ए सही है, पहला सही है। यह 119वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा किया है? जापान के साथ मिलकर के इस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है यह समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, समरकंद उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड बिल जो है यह पारित किया गया था अमेरिका द्वारा। फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह जो है रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं, जिनके द्वारा अगर हम बात करें इनके द्वारा 878 दिन और 12 घंटे बिताए गए हैं। 878 दिन 12 घंटे, ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया था? यह प्राइज जो प्राप्त हुआ है वह भारत को दिया गया। किसे दिया गया? भारत को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस भारतीय संस्थान को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है, भारत को पराजित करके जीता था, ऑप्शन है। फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, ताइवान के साथ यह समझौता किया गया है, ऑप्शन है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से इसे जाना जाएगा और इसकी लंबाई जो है 12.77 किलोमीटर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही, दूसरा गलत है। इसका नेतृत्व जो है एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया था? इसका जो उद्घाटन है वह किया गया है संभल में। कहाँ पे किया गया? संभल में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा काजी नेमू खट्टी नींबू को राज्य फल घोषित किया गया है? इसकी घोषणा की गई असम सरकार द्वारा। असम सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। फरवरी 2024 में किस दक्षिण शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया है? इसका जो स्थापना किया गया वो हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। ठीक, ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? यह जो है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का जो आयोजन है यह किया गया था काठमांडू, नेपाल में। फरवरी 2024 में जस्टिस नवाब सलाम को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। यह किस देश के निवासी हैं? देखिए इसकी अगर हम बात करें सॉरी, यह लेबनान के निवासी हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रो की शुरुआत की गई है? ग्रो पहल की जो शुरुआत की गई है वह नीति आयोग द्वारा की गई है। ग्रो पहल की शुरुआत की गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ
वेस्टलैंड विद ग्रो फॉरेस्ट्री। ऑप्शन बी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया है। इसका जो आयोजन है यह फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए चलाया गया, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, ठीक है। और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा की जाएगी वाराणसी में इसकी घोषणा की मतलब स्थापना किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है। वर्तमान समय में इसका जो योगदान है 9.2% है। कितना, 9.2%। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश की निवासी हैं। यह जो है बांग्लादेश की निवासी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।